आज हम लोग गैस्ट्रुलेशन देख रहे हैं। गैस्ट्रुलेशन का ये पहला लेक्चर है। गैस्ट्रुलेशन समझना बहुत जरूरी होता है। कारण है कि एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट में दो स्टेजेस होते हैं किसी भी एक फर्टिलाइज्ड एग के साथ। पहला स्टेज जो होता है उसमें ये होता है कि जब एग फर्टिलाइज किया उसके बाद उसमें मैटरनल जीन्स वो काम करते हैं। ठीक है ना। जैसे एक एग है, जब ये फर्टिलाइज कर गया तो शुरुआत में उसमें मैटरनल जीन्स अपना काम कुछ शुरू करता है, लेकिन जल्दी ही मैटरनल जीन्स का स्टॉक खत्म हो जाता है और फिर ये जाइगोटिक जीन्स का काम प्रारंभ हो जाता है। तब तक जो है ये बहुत सारे मतलब स्टेजेस में डिवाइड कर चुका रहता है, रीअरेंज हो चुका रहता है। तो मोरुला, ब्लास्टुला और फिर गैस्ट्रुला। तो गैस्ट्रुला का स्टेज समझना, उसके उसमें किस प्रकार की गतियां होती हैं, क्या होता है, इसको समझना बहुत जरूरी है। जैसे नाम ही अगर हम देखें तो गैस्ट्रुला में गैस्टर टर्म जो है ना, इसका मतलब होता है स्टोमक और गट। स्टोमक और गट, तो इसी से टर्म आया गैस्ट्रुला। ठीक है ना। और गैस्ट्रुला जो है, यह इसका बनना जो होता है, जैसे हम एक सीरीज बनाए तो मान लो कि ये मोरुला है, मोरुला से बना ब्लास्टुला और ब्लास्टुला से बना गैस्ट्रुला, फिर तो ऑर्गेनोजेनेसिस शुरू हो जाता है। तो ये सभी कैसे मतलब बनते होंगे। तो मोरुला जो है इसमें क्लीवेज होता है। ठीक है ना। यहाँ पर क्या है, रीअरेंजमेंट ऑफ अरेंजमेंट ऑफ ब्लास्टोमेयर्स होता है। तो यहाँ ब्लास्टोमेयर्स का रीअरेंजमेंट होता है। इससे क्या होता है कि नॉर्मली हम लोग देखते हैं कि एक ब्लास्टोसील हो जाता है और सेल का लेयर इसमें होता है, जिसे ब्लास्टोमेयर्स कहते हैं। और गैस्ट्रुला में क्या होता है, अब जीन की एक्टिविटी हो जाने से मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट होता है। मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट, और मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट क्या होता है कि फॉर्मेशन ऑफ जर्म लेयर्स होना शुरू हो जाता है। मतलब अब सभी सेल्स में बंटवारा होता है, काम का बंटवारा वो शुरू हो जाता है, फॉर्मेशन ऑफ जर्म लेयर्स। अभी तक सारे सेल्स अपना एक मकसद से काम कर रहे थे, अब सब सेल का बंटवारा हो रहा है कि भाई तुमको जो है जर्म लेयर में किसी को एक्टोडर्म बनाना है, किसी को मेजोडर्म बनाना है और किसी को एंडोडर्म बनाना है। तो ये तीन जर्म लेयर्स होते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक ही हम देखेंगे। तो जो आउटर लेयर होता है, वी ऑल नो इट, कि ये से हम लोग कहते हैं एक्टोडर्म। मतलब ये बाहरी जो परत है उसको बनाने वाले हैं। जबकि जो मिडिल पोर्शन होता है इस जर्म लेयर में, उसे कहा जाता है मेसोडर्म, जो कि अ, हमारे बहुत सारे ऑर्गन्स को बनाता है, जैसे जितने में ब्लड वेस्कुलर सिस्टम है, किडनी है, सब इसी साथ। और फिर जो इनर मोस्ट इसका लेयर होता है वो होता है एंडोडर्म। ठीक है। अब ये सारे जो लेयर है, मान लो कि हम दिखाएं कि एक ये सेल का लेयर है, एक ये लेयर है और एक ये लेयर है। तो इनको पता कैसे चलेगा कि हमको एक्टोडर्म बनना है, हमको मेजोडर्म बनना है, हमको एंडोडर्म बनना है। कुछ तो एक सिग्निफिकेंट इसमें ऑर्डर होना चाहिए। तो वो ऑर्डर जो होता है, वो ऑर्डर कौन देता है, वो ऑर्डर देता है जीन्स। जीन्स जो है वो इस पूरे प्रक्रिया को रेगुलेट करते हैं, और रेगुलेट इस तरीके से करते हैं कि किस सेल को कौन सा ऑर्डर देना है, ये ऑर्डर वो देते हैं। और उसके लिए पैराक्राइन फैक्टर, ऑटोक्राइन फैक्टर, जक्स्टाक्राइन फैक्टर, इंडोक्राइन फैक्टर्स होते हैं। वो इन सभी लेयर्स के अलग अलग सेल्स को अलग अलग कमांड देकर उस चीजों को कंडक्ट करते हैं। ये तीन जर्म लेयर्स बन गए। अब गैस्ट्रुलेशन के क्या कैरेक्टरिस्टिक हैं, कैसे हम पहचानेंगे कि एम्ब्रियोलॉजिकल स्टेटस में गैस्ट्रुलेशन स्टार्ट हो चुका है। तो अगर सिग्निफिकेंस देख लें तो उसी में कैरेक्टरिस्टिक भी दिखा जाएगा। सिग्निफिकेंस अगर हम देखने की कोशिश करें तो सबसे पहला है कि भाई बिगिनिंग जो है ना, बिगिनिंग ऑफ मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट। मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट अब जो है ना, सेल उसमें गति मिलना शुरू हो रहा है।
और ये मूवमेंट के कारण क्या हो रहा है? सेल सेल मूवमेंट, माइग्रेशन, लेमिनेशन, इस तरह की घटनाएं जो है वो दिखनी शुरू होती है। तो कोई भी व्यक्ति जो इसका स्टडी कर रहा है, इसका एक्सपर्ट है, वह तुरंत इस चीजों को ध्यान देता है। दूसरा, अब तक जो क्लीवेज हो रहा था तो बहुत तेजी से हो रहा था। अब जो है यहाँ पर, अब बंटवारा हो रहा है ना काम का, तो अब उतनी तेजी से ये क्लीवेज नहीं होगा। अब इसकी जो रफ्तार है, जो सेगमेंटेशन है, उसकी रफ्तार अब धीमे पड़ने वाली। तो यही कहता है कि द रेट ऑफ सेल डिवीजन, जो सेल डिवीजन की रफ्तार है, बिकम स्लो। अब तक बहुत तेज था, अब ये स्लो है। ये एक बड़ा सिग्निफिकेंट फीचर है। ठीक है। अब जो ग्रोथ है वो इनसिग्निफिकेंट है। इनसिग्निफिकेंट ग्रोथ मतलब पूरे तरह से क्लीवेज का जो रफ्तार है ना वो एकदम ये हो गया। और जैसा मैंने कहा, चूंकि इसका अपना जाइगोटिक जीन्स एक्टिव हो जाता है, हम बोलते हैं एक्टिव न्यूक्लियाई, एक्टिव न्यूक्लियस। और एक्टिव न्यूक्लियस का मतलब क्या हो गया? जाइगोटिक जीन्स अब काम करना शुरू कर देगा। इसी क्रम में हम लोग ये भी देखते हैं कि अब जो है जो इन्फ्लुएंस है पेरेंटल जीन्स का, वो थोड़ा सा घटता है। मतलब मैटरनल जीन्स जो है उसका इन्फ्लुएंस घटता है। द इन्फ्लुएंस ऑफ मैटरनल जीन्स ग्रेजुअली ग्रेजुअली डिक्लाइन। ये धीरे धीरे अपना घटना शुरू हो जाता है, जो काम है वो चल रहा है। और साथ में क्या है, अब भाई डीएनए है, डीएनए एक्टिव है, तो डीएनए से बन रहा है एमआरएनए, फिर एमआरएनए से बन रहा है प्रोटीन। कहानी यही है। अब ये जो प्रोटीन हो रहा है, ये जो है ना अलग अलग प्रकार का बन रहा है, अलग अलग प्रकार का। अलग अलग प्रकार का तो सबका सबका अलग अलग काम भी देखा जा रहा है। अब सबका जब काम भी अलग देखा जा रहा है, जैसा प्रोटीन वैसा काम करेगा। दिस इज कॉल्ड केमो डिफरेंशिएशन। इसको हम लोग केमो डिफरेंशिएशन कहते हैं। ठीक है। तो अब मान लो किसी में एक्टोडर्मल प्रोटीन बनेगा तो एक्टोडर्म में कन्वर्ट होगा, किसी में अगर मेजोडर्मल प्रोटीन बनेगा तो मेजोडर्म। अब क्या होता है कि चूंकि सेल के लेयर्स बन रहे होते हैं, सेल का अपना एक लेयर बन रहा होता है, तो बहुत सारी चीजों को, जैसे मान लो यहाँ पर एक्स प्रोटीन है, अब इस एक्स प्रोटीन को आर पार नहीं जाने देगा, ये अंदर ही रह जाएगा। इस साइड क्या हो गया? वाई प्रोटीन हो गया। तो हम बोलेंगे ये तो फिजिकल बैरियर हो गया, ये जो सेल्स हैं ये क्या हो गया? बाउंड्री लाइन हो गया। इधर का माल इधर रहेगा, उधर का माल उधर रहेगा। तो इस प्रकार से कई प्रकार के सेल जंक्शंस जो है ना वो देखे जाते हैं। सेल जंक्शंस जैसे कि हम कौन कौन सा इसमें देखते हैं? टाइट जंक्शन। टाइट जंक्शन क्या करता है? तो टाइट जंक्शन जो है फिजिकल बैरियर बिटवीन बिटवीन टू मीडिया, दो मीडिया के बीच में ये फिजिकल बैरियर का काम कर रहा है। जैसे मैंने कहा कि एक्स प्रोटीन और वाई प्रोटीन अपने अपने इलाके में ही रहेगा, ये सेल जो है बाउंड्री लाइन का काम कर रहा है। इसका मतलब है सेल्स के बीच में जो है निश्चित रूप से टाइट जंक्शन होना चाहिए। इसके अलावा दूसरा क्या है? डेस्मोजोम्स है। डेस्मोजोम्स भी दो प्रकार के होते हैं। एक होता है डॉट और एक होता है बेल्ट। ये दोनों डेस्मोजोम जो है वो भी यहाँ पर दिखता है। इसके अलावा क्या है कि सेल्स के चारों तरफ जो है ना, अब एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स का भी, एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स का रोल देखा जाता है। ये भी सेल के चारों तरफ फैल चुका होता है। तो साफ साफ बात है कि
बदलाव पूरी तरीके से देखा जा सकता है। अब तक जो सेल सिर्फ डिवाइड कर रहा था, क्लीवेज कर रहा था, अब वह एक स्वरूप में आने के लिए हर तरह का अपना एक एक्टिविटी दिखा रहा है। वो तो हम लोग डायग्राम से भी देखेंगे, अभी तो हम लोग बेसिक प्रिलिमिनरी एक्टिविटीज है उसको कर रहे हैं। अब ये जो मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट वाली बात हुई, मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट, तो इस मूवमेंट से भी जो है ना कुछ बातें निकल के आएंगी। क्या निकल के आएंगी? ये जो मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट होता है ना, ये इंटरनल फोर्सेस द्वारा ही रेगुलेट होता है। ठीक है ना? तो इंटरनल फोर्सेस द्वारा रेगुलेट कैसे होगा? इसके लिए कोई बाहर ऐसा बहुत ज्यादा भी आएगा नहीं, क्योंकि सेल तो अभी खुद ही डिवाइड कर रहा है। देखा जाता है कि मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट जो है ना, इसकी शुरुआत रीअरेंजमेंट से शुरू होती है। तो बेसिकली अगर हम एक ऐसे टेबल देखें, मान लो कि मोरुलेशन, जब मोरुला का फॉर्मेशन होता है, तो मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट नहीं दिखता है। और फिर हो जाता है ब्लास्टुलेशन, मतलब जब ब्लास्टुला बनता है, ब्लास्टुलेशन में ये मॉर्फोजेनेटिक थोड़ा शुरू हो चुका रहता है। लेकिन जैसे ही गैस्ट्रुलेशन आता है, इसकी गति पकड़ लेती है, मतलब मैं डबल टिक लगा रहा है। फिर गैस्ट्रुलेशन के बाद क्या होता है? न्यूरल ट्यूब, लोग उसको न्यूरुलेशन भी कहते हैं, या फिर इसे दूसरे शब्दों में ट्यूबुलेशन भी कहा जाता है। न्यूरल ट्यूब बनना तो ट्यूबुलेशन भी कहा जाता है। ये में भी ये काफी रफ्तार पकड़े हुए, एंड सो ऑन। इस तरह से आगे जो भी प्रक्रिया होगी उसमें ये अभी भी हम लोग में मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट दिखता रहता है। तब ना हम लोग बड़े हुए तो लड़कों में मूछें आ गई, दाढ़ी आ गई, लड़कों की आवाज पतली हो गई, लड़कों की आवाज भारी हो गई। सो दीज चेंजेस आर ग्रेजुअली टेकिंग। अब यहाँ पर जो चेंजेस हो रहा है उसमें क्या है कि गैस्ट्रुला का भी दो स्टेज बड़ा इंपॉर्टेंट स्टडी हम लोग करते हैं। गैस्ट्रुला को अगर देखें, इसके दो स्टेज का हम लोग ज्यादातर स्टडी करते हैं, एक अर्ली गैस्ट्रुला और एक लेट गैस्ट्रुला। अर्ली गैस्ट्रुला में हम लोग क्या देखते हैं, इसमें बदलाव किया जा सकता है, मतलब ये रिवर्सिबल रिवर्सिबल चेंजेस होते हैं, मतलब आप चाहें तो इन चेंजेस को बदल सकते हैं। लेकिन जैसे ही लेट एंड ऑनवर्ड होता है, इसमें बदलाव इरिवर्सिबल हो जाता है, इरिवर्सिबल। तो कहीं ना कहीं फिर आप, नहीं होता है कि अब प्रोटीन का जो जो प्रोटीन बन गया तो प्रोटीन अब बदला नहीं जाएगा, वो प्रोटीन वही काम करेगा जिसके लिए वो बनाया गया है। अब इसमें जब सेल मूवमेंट की बात आ रही है, क्योंकि मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट है, ये जो मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट है, इस मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट में दो प्रकार के स्टडीज को देखा जाता है, दो प्रकार के मूवमेंट। एक एक को हम लोग कहते हैं इपीबोली मूवमेंट, और दूसरे को कहते हैं इम्बोली मूवमेंट। ये दोनों समझना बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इनसे प्रश्न भी रहते हैं, और एक विद्यार्थी को इन सभी मूवमेंट्स को अच्छे से समझना चाहिए। ठीक है? जब इपीबोली मूवमेंट की बात आती है, तो इपीबोली का मतलब क्या होता है? अंदर से किसी, मतलब किसी को बाहर बनाना, दैट इज थ्रोइंग ऑन, एक्सटेंडिंग अपॉन, थ्रोइंग ऑन, ऊपर फेंकना, थ्रोइंग ऑन, या फिर ऊपर फैलना, दैट इज स्टैंडिंग अपॉन। मतलब निश्चित रूप से ये बाहर के जो लेयर है उसको ये मतलब देखेगा। लेकिन वहीं पर इम्बोली की जब बात होती है, इसका मतलब होता है फोल्डिंग, मतलब ये अंदर की ओर मूवमेंट वाली बात होगी। अब इपीबोली एंड इम्बोली, ये दोनों इसका एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, और इसमें कैसे ये पूरा होता है इसको भी हम लोग देखेंगे। यहाँ कुछ पहले से ये बना हुआ डायग्राम है, उसको देखते हैं। सबसे पहले नीचे से ही देखते हैं इपीबोली। अगर एपीबोली में अगर आप गौर से देखें तो यहाँ सेल का दो लेयर है, एक ब्लू लेयर और एक रेड लेयर, और अंदर का जो है जगह गैस्ट्रोसील है, खाली जगह है, वहां फ्लूइड भरा रहता है। अगर हम देखें तो सेल के मूवमेंट के लिए एक तीर यहाँ दिखाया गया, जो तीर दिखाता है कि बाहर ऊपर वाला जो सेल है वो ऐसे ऊपर से नीचे की ओर बढ़ रहा है, मतलब डायरेक्शन ऑफ डिवीजन जो है ना, डिवीजन एंड पुश जो है, वो इस तरीके से बढ़ रहा है।
तो इसका मतलब है कि यह ऊपर का जो लेयर है वो मूवमेंट कर रहा है, वो शीट की तरह है और मूवमेंट कर रहा है। दिस इज कॉल्ड इपिबोली। यहाँ कहता भी कि मूवमेंट ऑफ एपिथेलियल शीट जो बाहरी होता है ना, सामान्यतः ये एक्टोडर्मल होता है, कुछ एक्सेप्शंस। स्प्रेडिंग एज अ यूनिट, मतलब एक नहीं बल्कि पूरा का पूरा लेयर जो है वो हो रहा है इन क्लोज डीपर लेयर ऑफ द एम्ब्रियो। ये जो अंदर का लेयर है, आप रेड वाला देख रहे हैं, पिंक वाला, उसके ऊपर ये मूव करता है। हाँ, और ये कब कब हो सकता है, कब ये मूव कर सकता है, धकेल, कब ये आगे बढ़ सकता है, जब यह सेल डिवीजन करेगा। तो यहाँ डिवीजन हो रहा है और ये अंदर के धकेल, ठीक है। साथ ही साथ क्या है कि इस धकेलने के कारण जो लेयर है वो नीचे की ओर आ रहा है, और उसमें जो है ना सेल सेल्स के बीच में इंटरेक्शंस भी देखा जा रहा है। और सारे साथ साथ ही साथ क्या है कि सेल के स्ट्रक्चर में भी बदलाव आना शुरू हो जाता है। यह एपिबोली का एक बेसिक कॉन्सेप्ट। अब एग्जाम्पल पढ़ना भी चाहिए, एग्जाम्पल पर ध्यान देना भी चाहिए, क्योंकि एग्जाम्पल यहाँ पर इसे कह रहा है कि एक्टोडर्म का फॉर्मेशन, सामान्यतः एक्टोडर्म का फॉर्मेशन एपिबोली में देखा जाता है, चाहे सी अर्चिन हो, ट्यूनिकेट्स हो या एम्फीबियन। तो यह है एपिबोली का बेसिक कॉन्सेप्ट। अब एपिबोली के बाद जो हम लोग नेक्स्ट इसमें देख रहे हैं उसका नाम है इन्वेजिनेशन। इन्वेजिनेशन कहने का ही मतलब होता है कि हम कोई चीज इन्वेज, अंग्रेजी में इसका मतलब होता है किसी चीज का अंदर घुस, इन्वेजिनेशन। अगर आप देखेंगे ये सी अर्चिन एंडोडर्म दिखाया जा रहा है, आप देखें कि ये जो मूवमेंट है ऐसा हो रहा है, ये धीरे धीरे एक पॉइंट पर पहुंचा, और एक पॉइंट पर पहुंचने के बाद एक दूसरे को धकियाते हुए भी ये अंदर की ओर बढ़ते जा रहा है। तो अंदर की ओर बढ़ना मतलब इन्वेजिनेट करना। तो इसको बोला भी गया इनफोल्डिंग ऑफ शीट एपिथेलियल सेल्स, रबर बॉल की तरह। इसमें क्या होगा कि अगर ये शीट ऐसे नहीं होकर ऐसे अगर होने लगे, इस प्रकार से एक अलग सा लेयर इसके नीचे हम बनाने लगे, तो फिर हम लोग बोलेंगे ये इन्वोल्यूशन है। देखिए इन्वोल्यूशन, इन्वोल्यूशन में क्या हो रहा है, यहाँ भी सेल जो है क्या है, वो अंदर की ओर ही घुमा है, लेकिन यह एक शीट के रूप में क्या है यहाँ पर विकसित हो रहा है। दोनों तरफ मैंने पिंक वाले लेयर के साथ ऐसे ब्लू लेयर, रेड लेयर बना। इनवर्ड मूवमेंट ऑफ एक्सपैंडिंग आउटर लेयर सो दैट it spreads over the internal surface of the remaining external cell। बाहर का सेल है उसके अंदर क्या करेगा लेयर। इन दोनों में इन्वेजिनेशन और इन्वोल्यूशन में क्या बेसिक डिफरेंस हुआ, इन्वेजिनेशन भी सेल लेयर अंदर की ओर बढ़ रहा है, लेकिन यह सटा हुआ शीट नहीं बना रहा है, बल्कि बीच में ये उभर रहा है। हम्म। और इन्वोल्यूशन में क्या है कि इस प्रकार से, मतलब अंदर से की ओर मूव किया कि उसी बाहरी वाली शीट से सटा हुआ ये अंदर का शीट बना रहा है। एम्फीबियन मेजोडर्म हो गया, मेजोडर्म इससे बनता है। और उसके बाद जो है, उसके बाद फिर आता है इनग्रेशन। अगर इनग्रेशन को देखें, इनग्रेशन में क्या हो गया, धकियाया गया, ऐसा नहीं कि इसमें नहीं इसमें भी धक्का पूरा दिया गया, लेकिन ना ये अंदर की ओर ना ये इन्वोल्यूशन शो किया, ना ये इन्वेजिनेशन शो किया, रादर ये सारे सेल टूटने लगे। देखिए यहाँ पर क्या रहे हैं, सारे सेल टूट रहे हैं, और टूट टूट के सब ऐसे करके इसमें फैल जाएगा, ठीक है ना। और इस तरह का जो निर्माण होता है, ये सी अर्चिन में मेजोडर्म का फॉर्मेशन करता है, ड्रोसोफिला में न्यूरोब्लास्ट का फॉर्मेशन। माइग्रेशन ऑफ इंडिविजुअल सेल्स फ्रॉम द सरफेस इनटू द एम्ब्रियोज इंटरनल, ये वाला सरफेस, ये जो ऑरेंज का पिंक कलर का देख रहे हैं, सब अंदर अंदर टूट टूट के निकले हैं। और सब जो है ये मिजेनकाइमल बनाता है, और सब इंडिपेंडेंटली माइग्रेट करता है सेल्स। ये हो गया इनग्रेशन। डीलेमिनेशन, डीलेमिनेशन क्या भाई, जैसे ये लेमिनेशन हम लोग करवाते हैं ना किसी में, आई कार्ड में, मार्कशीट में। तो डीलेमिनेशन मतलब क्या है कि उस शीट को हम लोग थोड़ा सा हटाने की कोशिश करते हैं, हट जाए वो शीट फिर से। तो यहाँ पर भी क्या है, स्प्लिटिंग ऑफ वन सेलुलर शीट इनटू टू और मोर और लेस पैरेलल शीट्स इज कॉल्ड डीलेमिनेशन। अब देखिए यहाँ पर क्या है ना, एक ब्लू कलर का ये सेल लेयर यहाँ बना हुआ है, दिख रहा है, सेल लेयर ऐसे ब्लू कलर का बना हुआ। अब क्या है कि यहीं से ये जो सेल लेयर है ना, ये अंदर की ओर इंटर कर गया, और अंदर की एंटर करने के बाद नीचे से क्या क्या किया इसने,
एक सेल लेयर बनाना शुरू कर दिया, मतलब ये यहीं से स्प्लिट कर गया। तो डीलेमिनेशन में हमेशा क्या होता है, स्प्लिटिंग ऑफ शीट, याद रखिए, स्प्लिटिंग ऑफ शीट, स्प्लिटिंग ऑफ शीट। तो शीट जो है वो बीच से ही ऐसे डिलेमिनेट कर रहा है। हाइपोब्लास्ट फॉर्मेशन ऑफ बर्ड्स, है ना, इसका हमारा वीडियो भी है, देखिएगा, उसमें ये प्रक्रिया जो है भाग लेती है। इन तमाम प्रक्रिया में एक बड़ा कॉमन चीज देखने का मौका मिल रहा है कि जब मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट शुरू होता है तो जो सेल्स होते हैं वो सेल्स डिवीजन के कारण एक दूसरे को धक्का देते हुए खास खास तरीके से वो अंदर की ओर जाता है या बाहर की ओर मूव करता है, और इसी कारण से हम उसको इतना डिटेल्ड में स्टडी करते हैं। जैसे अभी मैंने इसको थोड़ा सा लार्ज किया है सो दैट कि आप इसको देख सकें। अब देखिए ये जो है एपिबोली है, ये क्या है कि बाहर से अंदर की ओर इसका मतलब अंदर वाले लेयर के ऊपर एक चादर ये करना, जैसे बेड पर हम लोग चादर बिछाते हैं ना, तो चादर को फैला रहे हैं, मतलब वो इपिबोली मूवमेंट हो गया। इसमें आउटर लेयर जो होता है वो करता है इक्टोडर्म का फॉर्मेशन करता है। ये जो है डीलेमिनेशन है। डीलेमिनेशन मतलब क्या है कि सेल का लेयर है, यहां पर सेल अपना मूव कर रहा है, मूव करके, लेकिन एक ही जगह पर क्या हुआ ना कि सेल वहां से अंदर की ओर घुसा और अंदर में एक शीट बना दिया। दिस इज कॉल्ड डीलेमिनेशन। ठीक है भाई। और फिर उसके बाद जो है हम लोग देख रहे हैं इनग्रेशन। इनग्रेशन में हमेशा याद रखेंगे इस धक्का मुक्की के कारण क्या होगा, बीच वाला सेल टूट टूट कर अंदर की ओर झरने लगा मिजोटर्म बनाने के लिए। देख रहे हैं यहाँ धक्का मारा अंदर चला गया, धक्का मारा अंदर चला गया। और उसके उससे पहले जो है हम लोग देख रहे हैं इन्वॉल्यूशन। इन्वॉल्यूशन में क्या है कि धक्का लगा बाहर से, लेकिन वो अंदर पैरेलल सीट्स जो है उसके अंदर में सट कर ही बनना शुरू हो गया। और अगर ये सीट सट के नहीं बने, बीचों बीच एक रॉड की तरह बने, तो फिर उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं इन्वेजिनेशन। तो यह जो है डायग्राम की मदद से आपको एक समझने का मौका मिला है।